कक्षा 9 कृतिका हिंदी पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। अब आप लोग इसका सारांश समझेंगे। रीढ़ की हड्डी प्रस्तुत एकांकी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। यह एकांकी लड़की जिसका नाम है उमा के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। उमा लड़की जिसका विवाह होने वाला है, रामस्वरूप लड़की के पिता, प्रेमा लड़की की माँ, शंकर लड़का, गोपाल प्रसाद लड़के के पिता, रतन उमा के यहाँ नौकर। अब सारांश सुनिए। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर रतन कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त जो लकड़ी का बना हुआ पलंग है, पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम जो एक वाद्य यंत्र है रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया जा रहा है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रख दिया है, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं पास तक ही पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की ही चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेज दिया है। बाहर जाते हुए रतन देखता है कि कोई घर की ओर आ रहा है। वह मालिक को बताता है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर आते हैं। रामस्वरूप उन दोनों लोगों का स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए अंदर जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान से तो इन लोगों की हैसियत बुरी नहीं लगती है, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद पूछता है, लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं, तो रामस्वरूप कहते हैं कि वह तो आप खुद ही देख लीजिए। फिर जन्म पत्रियों के मिलाने की बात चलती है, तो रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद की लड़की भी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाकर तथा हाथ में पान की तश्तरी लेकर आती है। उमा के पहने चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही एक साथ बोलते हैं, चश्मा। रामस्वरूप उमा के चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। तब उमा सितार उठाकर गीत सुनाती है और उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है, तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से गोपाल प्रसाद उसकी
पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछते हैं तो इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा को ही जवाब देने के लिए कहते हैं और मजबूत आवाज़ में, मैं क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती है तब वह दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता है, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाता है तो अच्छा, वरना। इतने में रामस्वरूप क्रोधित होकर उमा को डांटते हैं। उमा बोलती है, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने के लिए आए हैं, जरा इनसे भी तो पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता है, क्या उनको चोट नहीं लगती है? गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर रामस्वरूप बाबू से कहते हैं कि क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? तभी उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भाग गए थे। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि तो क्या हुआ, तुम कॉलेज में पढ़ती हो? उमा बोलती है, हाँ मैं पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की है और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाँक कर कायरता का प्रदर्शन किया है। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आते हुए बोलता है, बाबूजी, मक्खन। तभी सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। अब आप इसका उद्देश्य समझेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी में नाटककार का उद्देश्य समाज की उस प्रवृत्ति का खंडन है जिसमें लड़कियों को शादी के लिए भेड़ बकरियों की तरह तोला जाता है। लेखक ने आधुनिक पढ़ी लिखी, स्वावलंबी और आत्मगौरव से परिपूर्ण बालिका उमा के माध्यम से रूढ़िवादी लोगों को बुरी तरह लताड़ा है। अपने पुत्र के दोषों को न देखने वाले मनुष्य भी लड़की के गुण दोषों की कितनी छानबीन करते हैं। ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व गोपाल प्रसाद करते हैं। उमा के व्यक्तित्व के समक्ष शंकर नगण्य है, फिर भी गोपाल प्रसाद उसकी योग्यता की सराहना करते हैं। इस प्रकार लेखक ने विवाह की रूढ़िवादी व्यवस्था और व्यावसायिक मनोवृत्ति का उपहास किया है। लेखक अपने उद्देश्य में सफल है।